इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं जिरगा सलीम साफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अंधे हैं और अकल से आ रही हैं वो लोग जिन्हें 400 आई हुई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। तब्दीली आ गई है और भरपूर तरीके से आ गई है। अब देखिए, जीडीपी ग्रोथ 5.5 से गिरकर मनफी पे आ गया है। अब क्या ये मामूली तब्दीली है? पहले जहाज़ गिरता था या ट्रेन का हादसा होता था तो ज़िम्मेदार मुल्क का कप्तान यानी वज़ीर आज़म करार दिया जाता था, लेकिन अब जहाज़ गिरे तो ज़िम्मेदार पायलट और ट्रेन हादसा हो तो ज़िम्मेदार ड्राइवर करार पाते हैं। पहले ज़ैनब केस जैसे अंदोहनाक सानहात रुनुमा होते थे तो अली मोहम्मद ख़ान साहब और शहरयार अफरीदी साहब के बकौल अर्श हिल जाता था, लेकिन अब हुकूमत और उसके इदारे कुछ भी करें, जुल्म के अंदोहनाक से अंदोहनाक वाक़यात रुनुमा हो तो नऊज़ुबिल्लाह अर्श नहीं हिलता। अब क्या ये तब्दीली नहीं है? गुज़िश्ता दौर में दानियाल अज़ीज़ जैसे वज़रा को नईम उल हक़ जैसे अपोजिशन के लोग थप्पड़ मारा करते थे, लेकिन अब वज़रा कभी थप्पड़ मारते हैं और कभी गालियों से नवाजते हैं। अब ये तब्दीली नहीं तो और क्या है? अब ये मामूली तब्दीली है कि 23 माह में IBR के 5 चेयरमैन तब्दील हुए, UBI के भी 5 चेयरमैन तब्दील हुए, तिजारत के 4 सेक्रेटरी तब्दील हुए, पंजाब सूबे के 5 IGPs तब्दील हुए, अभी तक 3 वज़राए इत्तलाआत भी तब्दील हुए हैं और ना जाने ये तब्दीलियों का सिलसिला कहाँ तक जाएगा। और निचली की सतह पे आप देखें तो रोज़ इसी तरह सरकारी अफसर तब्दील होते रहते हैं। अब हर तरफ तब्दीली ही तब्दीली है, लेकिन बाज़ बेवकूफ़ों को ये तब्दीली नज़र नहीं आ रही। सबसे बड़ी तब्दीली तो मकबूजा कश्मीर के सिलसिले में वाक़या हुई है। माजी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात ही करते तो कश्मीर के सौदे का इल्ज़ाम लग जाता था, लेकिन अब मोदी सरकार की तरफ से कश्मीर को हड़प करने के बाद हुकूमत पाकिस्तान खामोश तमाशाई बनी हुई है, लेकिन ना कश्मीर के सौदे का इल्ज़ाम लग रहा है और ना गद्दारी। क्या अब क्या ये तब्दीली नहीं तो और क्या है? इसी तरह की हज़ारों तब्दीलियां हैं जो कोरोना के कालीन तले छुप गई हैं, और जब ये कालीन उठेगा तो पता चलेगा कि ये मुल्क कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया गया है। एक तरफ कोरोना का कालीन है तो दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत ने यह बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई हुई है कि वो माजी की बकेड़ों को निकाल कर तवज्जो उस तरफ मबजूल करा देती है। इसी तसलसल में इस हुकूमत के एक वफाकी वज़ीर उज़ैर बलोच की JIT का बार बार तस्करा करते रहे, जिससे मजबूर होकर अब पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने उस रिपोर्ट को पब्लिक करने का फ़ैसला किया है, लेकिन ऑफिशियली पब्लिक होने से कबल वो मंजर आम पे आ गई। और यकीनन ये रिपोर्ट बहुत दिल दहलाने वाली है। इस रिपोर्ट के अहम नुकात के मुताबिक उज़ैर बलोच और उसके साथी मुखालिफिन और बहुत से मासूम शहरियों के टारगेट किलिंग में मुलव्विस रहे। ये कत्ल लिसानी और सियासी मफादात के लिए किए गए, जिनकी तादाद सैकड़ों में है। मुलजिम ने कई पुलिस और रेंजर एहलकारों को भी कत्ल किया और सरकारी अमलाक को भी नुकसान पहुंचाता रहा। इसी तरह उज़ैर बलोच के जो जराइम और उसके गैंग के बयान किए गए हैं उसकी तफसील बड़ी तवील है, हत्ता कि बैरून मुल्क उसके अकाउंट्स का ज़िक्र है। यहाँ तक है कि वो ईरानी पासपोर्ट भी बना चुके थे, वो ईरान भी जाते रहे, और इसके अलावा यहाँ पे सरकारी अफसरान का तकर्री भी उनकी मर्ज़ी से होती रही। सवाल ये है कि उज़ैर बलोच ये जराइम तन्हा किया करते थे या कि उसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत भी उनके साथ शरीक रही। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये सिर्फ उज़ैर बलोच थे या कि कराची में सौलत मिर्ज़ा, रावनवार और इसी तरह के सैकड़ों उज़ैर बलोच और भी हुआ करते थे। सियासी जमातों ने क्या इन लोगों की सरपरस्ती छोड़ दी है या कि
अभी भी ये काम किसी न किसी शक्ल में जारी है। और ये सवाल कि आखिर ये उज़ैर बलोच और इन जैसे लोग एहतसाब से बच क्यों जाते हैं, आज के जरगे में हम इन तमाम सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। जरगे में हमारे साथ अवामी नेशनल पार्टी के शाही सईद साहब भी होंगे, MQM पाकिस्तान के जनाब वसीम अख्तर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब सरदार नबील गबोल साहब भी हमारे साथ होंगे। लेकिन आगाज़ हम करेंगे PSP के सरबराह जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब की गुफ्तगू के साथ। मुस्तफ़ा कमाल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सलीम भाई, वालेकुम सलाम। मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये जो कराची की बदहाली है, या हम कह सकते हैं कि कराची के नतीजे में पूरे सिंध और पूरे पाकिस्तान की जो बदहाली हुई है, इसका उज़ैर बलोच की रिपोर्ट, इससे पहले ब्रावनवार के मामलात, बहुत सारे और नाम और किरदार, अभी रिसेंटली जो डॉक्टर इमरान फ़ारूक के केस का फ़ैसला हुआ, तो हम जब कराची के कातिलों की फहरिस्त बनाएं तो टॉप पे कौन आता है? पीपल्स पार्टी, MQM, ANP या कोई और? सलीम भाई, वेरी अनफॉर्चुनेट है ये जो आप पूछ रहे हैं, और हकीकत भी है, और इसमें बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। अगर कराची के कातलों की आप फहरिस्त बनाए ना, तो फिर आपको वे बैग बहुत पहले से जाना पड़ेगा, इसलिए कि हम चले जाएं अयूब खान साहब के ज़माने से, कि पहला कत्लेआम जो है उस ज़माने से शुरू हुआ, और उसके बाद ना रुकने वाला सिलसिला है। फिर भुट्टो साहब के ज़माने में जो लैंग्वेज बिल के नाम पर सारी चीज़ें हुई, उसके बाद और कोटा सिस्टम, फिर कराची से फिर जो है वो यहाँ से दारुल खिलाफा ले जाया गया उस ज़माने में। तो ये सब कुछ जिसको जब भी पावर में आई है, जो 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 हुकूमत या जमात या कोई एक इंसान, उसने कराची को मफतूहा इलाके के तौर पर ही इस्तेमाल किया है। उसके उसके रिटेलिएशन में, उसके काउंटर में जो तंजीमें बनी, और मैं डायरेक्ट आ जाऊं MQM के ऊपर, इन तमाम चीजों के ऊपर एक रिटेलिएशन में एक पार्टी बनी मुहाजिर कौमी मूवमेंट के नाम से 1984 में। अल्ताफ हुसैन साहब ने उसको, जो भी लोग थे, अल्ताफ हुसैन साहब और उन लोगों ने बनाया। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने उन पर उम्मीद लगाकर उनको अपना चौकीदार बनाया, इस शहर की रखवाली के लिए अपना चौकीदार बनाया, लेकिन उन्होंने भी चोरों के साथ मिलकर पीछे से दरवाजा खोलकर इस शहर को लूटा है। कत्लो गारतगरी, नाइंसाफी नहीं, वो बदकार निकल आए, वो अपने ट्रैक से हट गए, और 34 साल उनके पास एक अनशेयरिंग पावर रही, बिल्कुल जिसमें एब्सोलूट पावर रही शहर की। लेकिन आज वो मसाइल जो कि आज से 50 साल पहले थे इस शहर के, वो और ज्यादा बढ़ गए हैं। तो आपके इस बहुत बड़े सवाल का मैं समझता हूं कि मुख्तसर अगर जवाब दिया जाए तो वो यही है कि जिसको मौका मिला कराची को उसने लूटा ही है, आज तक किसी ने इसको सर्व नहीं किया है। तो आप भी उन लोगों में शामिल हैं, क्योंकि आपको भी बहुत ज़्यादा मौका मिला MQM के लीडर की हैसियत से, नाजिम की हैसियत से, और क्या आप लोग उस जुर्म से बरी ज़िम्मा हो सकते हैं जो कराची के साथ किया गया है? मैं बिल्कुल बरी-उज़्ज़मा नहीं हो सकता सलीम भाई। मैंने 30 साल अगर गुजारे हैं MQM में, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं उस जुर्म में मैं बरी-उज़्ज़मा हो सकता हूं? मैं बिल्कुल बरी-उज़्ज़मा नहीं हो सकता। लेकिन अगर उस पूरे MQM के 35 साला दौर में अगर कोई सिल्वर लाइनिंग है, अगर कोई काम का कोई याद रखने वाली कोई चीज है, कोई किसी को गिनवाने, तो पहले वाली MQM, बाद वाली MQM, वो इस मुस्तफा कमाल के 5 साला दौर के अलावा कुछ भी नहीं है 35 सालों में गिनवाने के लिए, काम को गिनवाने के लिए, तरक्की को गिनवाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद मैंने उस जमाने में इस शहर को, जब मेरे पास जिम्मेदारी थी, उसको मैंने उस जमाने में इस कराची को दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल कर दिया था। हैविंग सेड दैट, मैं फिर भी ये कहता हूं, मैं बिल्कुल बरी-उज़्ज़मा नहीं हूं। ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्ताफ हुसैन साहब के साथ मैं 30 साल गुजारूं और आखिरी के 15 साल 12 साल जो कि मैं इस पोजीशन में गुजारूं? इसलिए 30 साल पहले तो मैं राब्ता कमेटी का मेंबर नहीं था, वो तो मैं ग्रास रूट का कारकुन था, मुझे नहीं पता। लेकिन 10-12 साल जब से मैं MPA बना, मैं वजीर बना, मैं मेयर बना, उसके बाद मेरी एलिवेशन हुई, जब मेरा राब्ता बढ़ा, जब मेरा आना जाना ज्यादा हुआ, तो मैं बिल्कुल अपने आप को बरी-उज़्ज़मा नहीं कहता। मैं भी इस जुर्म में बराबर का शरीक हूं। और अच्छा, मुस्तफा कमाल साहब, जब आप लोग MQM में थे तो तब आप लोग सिर्फ उज़ैर बलोच जैसों के जराइम का तो जिक्र करते थे, लेकिन MQM का नहीं करते थे। अब कुछ अरसे से हम देख रहे हैं, उस रोज़ आपने
इमरान फारूक के मामले पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, लेकिन उज़ैर बलोच की रिपोर्ट पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आप अभी सिर्फ तमाम तनकीद का रुख फिर अब सिर्फ MQM की तरफ है और अल्ताफ़ हुसैन की तरफ है। तो ये क्यों है, आप सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं कराची के मुजरिमों के लिहाज से? नहीं, असल में ऐसा है कि देखिए, हर इंसान की एक कैपेसिटी है। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कोट करता हूँ आपके सामने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुराई को ताकत से रोको, अगर ताकत नहीं है तो जुबान से रोको, अगर जुबान से रोकने की भी ताकत नहीं है तो दिल में बुरा समझो जरूर। अगर किसी इंसान के दिल में बुराई को देखकर भी अगर कोई तकलीफ नहीं हो रही, वो दिल में भी बुरा नहीं समझ रहा, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर उसका ईमान राई के दाने के बराबर भी नहीं है। अमीन, इसका मतलब ये हो कि भले वो तहज्जुद गुजार हो, नमाजी हो, हज करता हो हर साल, अगर बुराई को दिल में भी बुरा नहीं समझ रहा। मुस्तफ़ा कमाल बहुत कमजोर इंसान है और हमेशा शायद रहेगा। जब मैंने बुराई को देखा, समझ लिया, कोशिश की उसको खत्म करने की, नहीं कर सके, दिल में बुरा समझकर सलीम भाई 2013 में मैं अपनी सेनेटरशिप छोड़कर MQM को छोड़कर अपने बच्चों को लेकर चला गया। ये बुराई के को बहुत निचले दर्जे पे बुरा समझकर छोड़कर जाने की एक मिसाल है। फिर हमने जुबान से बुराई को बुरा कहा 2016 में आकर। आज तक मेरे पास ताकत नहीं आई है कि मैं बुराई को ताकत से रोकूं, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। नहीं मुस्तफा भाई, उसका तो मैं भी गवाह हूं। मैंने अब उस रोज़ कालम में उसका जिक्र भी किया है, आपके उस रोल को हम सलाम भी पेश करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी आपने अपनी तोपों का रुख सिर्फ MQM और अल्ताफ़ हुसैन की तरफ क्यों रखा हुआ है, और ये जो उज़ैर बलोच जैसे लोग हैं इनका आप जिक्र क्यों नहीं करते? सलीम भाई, अब बिल्कुल आपकी तरफ के जवाब पे मैं आ रहा था। आपने जिक्र किया, देखिए मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इमरान फारूक और उज़ैर बलोच की GIT नहीं आई थी। उज़ैर बलोच की GIT तो अभी जो है वो कल सुना है कि आने वाली है। मैंने जिस दिन पे 18 तारीख को डॉक्टर इमरान फारूक का फैसला आया है, मैंने 21 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 18 से लेकर 21 तक मैं ये इंतजार करता रहा कि अब शायद ये MQM, जो कि ये MQM है यहां पर MQM पाकिस्तान के नाम से, अब चूंकि कन्वीनर के मर्डर का फैसला आ गया और उसमें स्कॉटलैंड यार्ड ने यह प्रूफ दे दिए कि अल्ताफ हुसैन साहब के हुक्म पर यह कत्ल हुआ। ये कोई पाकिस्तान की एजेंसियां इल्जाम नहीं लगा रही। स्कॉटलैंड यार्ड यहां आई है, उसने पाकिस्तान से एग्रीमेंट किया कि कातिलों को सजा मौत नहीं होगी, बरतानिया के कानून के मुताबिक ये एग्रीमेंट साइन। उसके बाद उन्होंने ये तमाम शवाहिद दिए और मैं देखना चाहता था कि चलो भाई, अब तो मुस्तफा कमाल नहीं कह रहे ना, अब तो एजेंसियां नहीं कह रही ना यहाँ की, अब तो स्कॉटलैंड यार्ड ने साबित कर दिया, इनका कन्वीनर मरा। देखता हूं मैं क्या कहते हैं। इनके मुंह में जुबान नहीं आई 3 दिनों तक, और ये बैठकर एक साहब इनके आए कहने लगे कि पीपल्स पार्टी ने भी बयान नहीं दिया, PMLN ने भी बयान नहीं दिया, तो हमने भी बयान नहीं दिया। अबे भाई, वो कन्वीनर तुम्हारा था। तो ये अल्ताफ हुसैन के अंडर में इतने खौफजदा या उसके साथ इतने मुल्क हैं, इतने साथ ज्वाइंटेड हैं, ये इतने साथ कोहेसिवनेस इनकी है कि ये इमरान फारूक के मर्डर पे भी जुमला नहीं। उस पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस वक्त कत्ल के वक्त आप लोगों को इल्म नहीं था कि इमरान फारूक को किसने और क्यों मरवाया है? देखिए सलीम भाई, कत्ल के वक्त बिल्कुल हमें ये जो है वो इल्म नहीं था। ये तो 2012 में जाकर ये सारी कहानियां हैं, 2012 में जाकर ये सारी कहानियां खुली। शक शुबात जो है वो आ रहे थे, इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, लोगों के नाम आ रहे थे, लेकिन डेफिनेटली ये मामला पूरा डायरेक्ट अल्ताफ हुसैन साहब ने खुद डील किया, पर्सनली डील किया। इसमें 1-2 लोगों को इन्होंने वहां पर लंदन में इन्वॉल्व किया, इसके अलावा उन्होंने किसी को भी ना पाकिस्तान में ना लंदन में किसी को इन्वॉल्व नहीं किया। इसलिए डेफिनेटली कन्वीनर के मर्डर के अहकाम दे रहे थे, तो ये किसी से शेयर करने वाली बात नहीं थी। ये तो बाद में सारी चीजें, ये कहानियां जो हैं वो खुली हैं। तो उज़ैर बलोच का इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। उज़ैर बलोच की कत्ल गारतगरी, ये सारी चीजें, उसमें तो पीपल्स पार्टी जो है वो उस जमाने के वजीर आला कायम अली शाह साहब, वीडियो मौजूद है, वो तो विजिट कर रहे हैं। जरदारी साहब की जो हमशीरा हैं फरियाल तारपुर साहबा, वो विजिट कर रही हैं उज़ैर बलोच को। उस वक्त के वजीर दाखिला जो है वो फुली सपोर्ट करते थे, जलसों में उनके साथ खड़े होकर ये फरमाते थे कि मैंने असला जो है वो हथियार के लाइसेंस जो है कितने लाख लाइसेंस सिर्फ शादी पे फायरिंग करने के लिए नहीं दिए। तो ये तो एक सामने की बात है। और अच्छा मुस्तफा भाई, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि रावणवार हो या उज़ैर बलोच हो, बाबा लाडला हो या कोई और हो, जब तक इनकी सरपरस्ती ना हो तो तब तक ये लोग न सर्वाइव कर सकते हैं न ये काम कर सकते हैं। अब हमारे सामने जो रिपोर्ट आई है उसमें उनके जराइम का जिक्र तो है। आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है कि इनकी सरपरस्ती जरदारी साहब करते रहे
या जुल्फ़िकार मिर्ज़ा करते रहे? असल सरपरस्त भी, क्योंकि पार्टियों के अंदर भी मुख्तलिफ़ तरह के लोग होते हैं, असल सरपरस्त उज़ैर बलोच का कौन था और उनका शरीक जुर्म कौन था पीपल्स पार्टी में? देखिए, पीपल्स पार्टी के सरबराह के ऊपर जो है वो ये सारी बात आती है और आएगी, और उसमें कोई दो राय भी नहीं है। चाहे वो उस वक्त के वजीर दाखिला हों, चाहे वो उस वक्त के वजीर आला हों, चाहे वो उनके और जो है वो MP MNAs हों, वो डेफिनेटली पार्टी लाइंस के से हटकर जो है वो जा कैसे सकते हैं। डेफिनेटली MQM की स्ट्रीट पावर के अगेंस्ट जरदारी साहब जब 2008 में आए तो उन्होंने पीपल्स पार्टी की एक स्ट्रीट पावर क्रिएट करने की कोशिश की, और उसको उन्होंने पीपल्स पार्टी को खराब करने के बजाय उन्होंने एक जो है आउटसोर्स कर दिया, यानी कि हथियारों वाला काम उन्होंने आउटसोर्स कर दिया, और वो डेफिनेटली उज़ैर बलोच और उन तमाम लोगों को उस जमाने में इस्तेमाल किया गया, और ये पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज के बगैर हो नहीं सकती थी। हाँ, मेरा ख्याल है कि शायद एक वक्त के बाद, और उन्होंने ये गाइडलाइन डेफिनेटली जो है वो उस वक्त के जो करता धरता लोग थे सूबे में वो उनको दी है, लेकिन जब शायद उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की तो फिर उनमें आपस में इख्तलाफात हो गए। लेकिन इस काम को इनिशिएट तो ये डेफिनेटली पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने किया है। इस वक्त ये सिलसिला ख़त्म हो गया है इस तरह के लोगों की मौजूदगी और सरपरस्ती का, या अब भी जारी है पार्टियों में? देखिए इस वक्त जो है वो दब गए हैं मामला, लेकिन ख़त्म नहीं हुए। इसको ख़त्म करने का तरीक़ेकार ये नहीं है कि आप लोगों को पकड़ लेंगे, मार लेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो महरूमियाँ हैं कराची की, ये हमेशा एक मेल्टिंग पॉइंट है, एक ऐसा बॉइलिंग पॉइंट है जहां से इस तरह की चीज़ कभी भी किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। आप कराची को पानी नहीं दे रहे, आप कराची को बिजली नहीं दे रहे, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग, आज आप कराची को जॉब्स नहीं दे रहे, आप कराची का कचरा नहीं उठा रहे, आप कराची का सीवरेज ठीक नहीं कर रहे, ट्रांसपोर्ट नहीं है, सड़कें नहीं है। ये तो पूरा एक ऐसी रेसिपी है सलीम भाई कि जहां पर जब चाहें, जिस वक्त चाहें, 2.5 करोड़ की आबादी में चंद 100 नौजवानों को आप जमा करके कोई भी काम कर सकते हैं। ये अल्टीमेट इसका सोल्यूशन जो है वो इस शहर के ऊपर के जख्मों पर मरहम रखना है, इन नौजवानों को कोई रास्ता देना है, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है। अनफॉर्चुनेटली अच्छा, एक अच्छा रास्ता बेहतर ये नहीं हो सकता कि आप लोग कम से कम अपनी हद तक एक रिकन्सिलिएशन कर लें और एक मुत्तफ़िका प्लेटफार्म दे दें? अब अगर माजी के अल्ताफ़ हुसैन के जराइम थे उसमें तो PSP और MQM यकसा शरीक रही, अब अगर लाताल्लुक़ी आपने भी की है, उन्होंने भी की है, तो कराची की अमन की खातिर और इन मसाइल की खातिर आप लोग और MQM एक क्यों नहीं हो जाते? सलीम भाई, ये आपका ये मौक़िफ़ है, मेरी आप बात सुन लीजिएगा, और ज़रूरी नहीं कि आप मेरी बात माने। मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो आपको ऑफर करता हूँ, आपके प्रोग्राम का नाम ही जिरगा है। आप ये जो जिन लोगों को आप समझते हैं ना, आप जिरगा बुला लें, आप ये जिरगे में बुला लें और मुझे बुला लें साथ। इनको बोलें अपनी पूरी तैयारी के साथ है, मुझे आप 11th आवर में कॉल कीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। इशू क्या है, मैं माजरत के साथ मैं आपकी इस वाली बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं। बहुत हम्बली मैं इसको जो है वो मैं नहीं मानता इस वाली बात को कि मैंने भी डिसोन कर दिया अल्ताफ हुसैन को और इन्होंने भी डिसोन कर दिया, उसमें कोई फर्क नहीं है। मैंने पहले कर दिया, उन्होंने बाद। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब मैं अगर फर्क आप कहेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि इनमें और मुझ में वही फर्क है जो एक मोमिन और मुनाफिक में फर्क होता है। इन्होंने जुबान से सिर्फ डिसोन किया है, दिल में ये मानते हैं। इन्होंने कब डिसोन किया? मुस्तफा कमाल ने उस वक्त डिसोन किया जब सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी। यहां पर 9-0 खुला हुआ था, अल्ताफ हुसैन साहब की स्पीचेस चल रही थी, और ये सारी इस वक्त की MQM पाकिस्तान वहां खड़े होकर 3 मार्च 2016 को मुस्तफा कमाल के नहीं, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन चलो आप मेरे जिरगे में उनके साथ बैठने और मुकालमा करने को तैयार हैं, और उनकी नुमाइंदगी कौन करे, यानी आमिर खान के साथ या खालिद मकबूल के साथ या फारूक सत्तार के साथ आप बैठने को और ये मुकालमा करने को तैयार हैं? सलीम भाई, वो सबके साथ जिनके आपने नाम लिए, इसलिए कि आपको वहां पर एक आदमी, इसलिए कि वहां पर लीडर एक तो नहीं है। मेरी पार्टी तो मुझे भेज देगी, वो मैं उनका मुत्तफिका जो है वो चेयरमैन हूं। उनके यहाँ जो है वो बहुत सारे मसाले, तो उनके जितने भी ग्रुप्स हैं, लीडर हैं, सारे लीडरों को बुला लें, मैं अकेला आऊंगा और मेरे सामने बैठकर इस शहर की प्रोज एंड कॉन्स पे डिस्कशन कर लें। आपका जिरगा है, आप फैसला कर लेंगे, मैं मान लूंगा। लेकिन मैं इस वाली बात को नहीं मानता कि उनमें और हम में जो है मैं कोई फर्क नहीं। उन्होंने भी डिसोन कर दिया। उन्होंने जो है जिसे कहते हैं ना कि दोज़ख की आग को देखकर जो है कलमा पढ़ना शुरू किया है। जब जो है वो यहाँ पर रेंजर्स उनको पकड़ के ले जा रही थी, बंद कर रही थी, हमने उससे बहुत पहले कलमा पढ़ा है। बहुत शुक्रिया जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो वसीम अख्तर
नबील गबोल और शाही सईद साहब का मौक़िफ़ इस हवाले से आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। चलते हैं कराची, जहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची के मेयर और MQM पाकिस्तान के रहनुमा जनाब वसीम अख्तर साहब। वसीम अख्तर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वसीम अख्तर साहब, ये जो उज़ैर बलोच की जो JIT में हम जो कुछ देख रहे हैं, इससे तो लगता है कि कराची को लूटने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जब हम फहरिस्त बनाएं, आप क्या समझते हैं कि कराची के कातिलों में कौन नंबर 1, 2, 3 करार पाता है? पीपल्स पार्टी, MQM, ANP या कोई और? सलीम साहब देखें, खराबियां तो सबके सामने हैं और जो भी साहिब इक़्तिदार रहा है, हुकूमतें रही हैं, उनको पता है कि कौन इन्वॉल्व हैं, किन सियासी जमातों ने ये बिगाड़ किया। सब के ऊपर इल्ज़ाम आयद होता है और सबकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से कराची को नुकसान पहुंचा। आज इस तरह से डिसीजन नहीं लिया जा सकता। माजी की गलत पॉलिसियों को भी देखा जाए। मैं आपको सेंसस की मिसाल दे देता हूं। कराची की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा की है, मगर अफसोस के 1.5 करोड़ पे हमें पाबंद किया जा रहा है। क्यों? ठीक, इससे अफेक्ट नहीं पड़ेंगे क्या? इससे NFC अवार्ड पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा? हेल्थ पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा? तो ये सारी चीजें मिलके ज्यादतियां इस नतीजे पे पहुंची कि सारी सियासी जमातों ने अपनी इजारादारी के लिए कराची के साथ ज्यादती की है। मैं एक्सेप्ट करता हूं। अच्छा वसीम भाई, एक तो ये माली और इंतज़ामी और वो मामलात हैं और वो ज़्यादतियाँ हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये रावनवार, सौलत मिर्ज़ा, अज़ीज़ बलोच, बाबा लाडला, ये इस तरह के कैरेक्टर और इनकी सरपरस्ती का मामला ख़त्म हो चुका है या कि अभी वो भी जारी है किसी न किसी और शक्ल में? देखिए, मैं नहीं समझता कि ये खत्म हुआ है। अभी भी जारी है। हाँ, ये जरूर है कि उसमें कमी आई है, मगर ये एलिमेंट मौजूद है, हमारी सियासी जमातों में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चंद सियासी जमातों में, ये हर सियासी जमात में मौजूद है। अगर आप पंजाब में चले जाएं तो वहां जो इंपॉर्टेंट जमातें हैं, उधर भी ये एलिमेंट हैं, बड़े मुख्तलिफ नामों से हैं। तो इसको वंस फॉर ऑल इस सियासत से अलग करने के लिए सियासी जमातों को भी लेके बैठना पड़ेगा। उनके लीडरान को, उनकी जो मैनिफेस्टो बने हुए हैं, मैनिफेस्टो तो बिल्कुल ही आईने पाकिस्तान की तरह हैं, मगर जिस तरह आईने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं इम्प्लीमेंटेशन के वक्त, उसी तरह पार्टी अपने मैनिफेस्टो की भी धज्जियां उड़ाता है। लिखता कुछ और है, करता कुछ और है। नहीं तो ये अगर अभी भी आप समझते हैं कि कराची के अंदर इस तरह के क्रिमिनल लोग हैं, और ये तो बड़ी, यानी अभी हमने उज़ैर बलोच का जब देखा कि इतने सैकड़ों इंसानों का कत्ल और पता नहीं क्या कुछ, और फिर इतनी सरपरस्ती, तो फिर कैसे कराची दुरुस्त हो सकता है अगर अब भी सियासी जमातों के अंदर? और क्या आपकी जमात के अंदर भी अभी तक उसी तरह के एलिमेंट्स हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं खुद अगेंस्ट हूँ माजी की, हमारी जमात की गलत पॉलिसीज के। मगर 22 के बाद जब हम अलग हुए अपनी जमात के लीडर से, उसके बाद हमने अपनी जमात MQM पाकिस्तान बनाई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, गारंटी के साथ कहता हूं कि हमारी जमात में अब इस किस्म का कोई एलिमेंट नहीं है। मुझे फख्र है इस बात पे, और ना हम बर्दाश्त करेंगे। हम जितने भी अभी इस पार्टी को लेके आगे चल रहे हैं, उसमें 0 टॉलरेंस है इस हवाले से। और पीपल्स पार्टी और PSP में भी नहीं है। ये सलीम भाई उनसे सवाल करें। ग्राउंड रियलिटी मुझसे बेहतर आपको पता है कि ये एलिमेंट कहां आज भी मौजूद है। अच्छा, उनसे मेरी एक बात हुई, ये अभी उनसे भी मेरी बात हुई मुस्तफ़ा कमाल साहब से। एक वो ये कह रहे हैं, यानी आप लोगों के बारे में ये शक ज़ाहिर कर रहे हैं कि जी अभी तक वो सिलसिला बरकरार है इल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ या लंदन के साथ भी, और उसके लिए एक दलील वो ये दे रहे हैं कि डॉक्टर इमरान फ़ारूक के जब फैसले के मामले पे आप लोगों की तरफ से उसी तरह मजम्मत नहीं की गई इल्ताफ़ हुसैन की जिस तरह उन्होंने की। सलीम भाई, इसको मैं इस तरह लेता हूं कि देखें, हमने तो एक अपना लीडर जो था उसको छोड़ा है। बहुत बड़ा स्टेप लिया हमने। पाकिस्तान की तारीख में ना ये लिया जाएगा
ना किसी ने लिया है कि उसका लीडर अगर गलत काम कर रहा है तो उससे अलहदगी इख्तियार कर ली जाए। आज मिसालें मौजूद है, मैं उस डिटेल में नहीं जाता। हमने उससे अलहदा होकर अपनी जमात को हम फिर से अपनी फुटिंग्स पे ला रहे हैं। हम कराची के जो लोगों ने कुर्बानियां दी हैं उसको जाया नहीं होना देना चाह रहे। अब जिन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं उनकी तो सियासत भी इसी पे मुनस्सर है। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। हमने तो ये साबित कर दिया कि उसको छोड़ के हम आज अलग अपनी जमात को लेके चल रहे हैं आगे, और हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो पास्ट हिस्ट्री हो गई है और ना हमारा ताल्लुक रहेगा कभी भी उनसे। अच्छा, एक सिंध की खातिर बल्कि पाकिस्तान की खातिर आप लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते? मसलन अगर इंसाफ की हम बात करें तो जो पास्ट MQM का है वही पास्ट PSP का भी है, और अगर MQM अल्ताफ़ हुसैन के किसी जुर्म में शरीक रही है तो वो भी उसी तरह शरीक रहे हैं। तो अब अगर उनसे लाताल्लुकी की गई है तो ये कराची को अज़ीज़ उज़ैर बलोचों से और इन लोगों से बचाने के लिए आप लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते? और उन्होंने तो मेरी ये पेशकश कबूल कर दी कि जी आपके जरिए में मैं उनके साथ बैठ के बात करने को तैयार हूँ। तो आप लोग तैयार हैं उनके साथ बैठने के लिए? सलीम भाई देखें, इस पे बहुत सारी एफर्ट्स हुई हैं, एक्सरसाइज भी हुई हैं जो कि नाकाम हुई। मैं आपके ही प्रोग्राम के तवज्जुह से, आपका माशाल्लाह एक नाम है, एक आपका एक्सपीरियंस है, मैं ये ऑफर करता हूं कि मदर पार्टी इज MQM पाकिस्तान। यहीं से सबने जन्म लिया है, आप भी जानते हो। एक लीडर ने गलत काम किए, गलत स्टेटमेंट्स दिए, गलत एक्शंस आए उसके, हमने उसको छोड़ दिया, हटा दिया। हम उसी पार्टी, उसी परचम को लेके आगे चल रहे हैं। ये सब हमारी पार्टी इस MQM पाकिस्तान में आ जाएं, मोस्ट वेलकम। जितने भी नाम पार्टी तो उस शख्सियत की थी और ये उनकी ज़ात की मरहून मिन्नती, या इसी पे आप लोगों की डिबेट हो जाएगी ना कि नाम MQM होना चाहिए या? अब डिबेट से आगे निकल गए। ये किसी की जमात नहीं है, ये कराची के, सिंध के शहरी इलाकों की आबादी की लोगों की जमात है। उन्होंने बनाई है, उनका खून है इसमें। शहादतें हुई हैं हजारों की तादाद में इस MQM के साए तले, झंडे तले। हम रायगान नहीं देना चाहते, हमारी नीयतें साफ हैं। यही जमात इन लोगों की है जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे वोटर्स हैं। वो नहीं चाहते कि इस झंडे को और MQM को खत्म किया जाए। हमने जो आदमी था उसको हटा दिया। जमात में गलती नहीं होती, नाम में गलतियां नहीं होती हैं, किरदार में गलतियां होती हैं, आपके एक्शंस में गलतियां होती हैं, आपकी पॉलिसीज में गलतियां होती हैं, आपकी नीयत में गलतियां होती हैं। अल्लाह का शुक्र है आज सब अच्छी नीयत से लेके इस जमात को आगे जा रहे हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट है हमारे कौम से इधर के इश्यूज को रिजॉल्व करने में, इस जमात में आ जाए, मोस्ट वेलकम। बहादुराबाद का ऑफिस खुला हुआ है, एनीबडी कैन जॉइन MQM पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब। नाजरीन, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेने के लिए हमने जहमत दी है पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब सरदार नबील गबोल साहब को। सरदार नबील गबोल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गबोल साहब, ये जो उज़ैर बलोच की GIT जो सामने आई है, इसने तो हमें लर्जा दिया है। सैकड़ों लोगों का कत्ल, पुलिस अफसरान वो लगा रहे हैं। ये तो जो लोगों के इल्ज़ामात मुखालिफिन के पीपल्स पार्टी के, वो सच साबित हुए। ये जितने भी इनके जराइम हैं, ये पीपल्स पार्टी की क़यादत की सरपरस्ती के बग़ैर हो सकते थे? देखिए, जब उज़ैर बलोच का मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं, जब रहमान मारा गया तो उसके बाद 2009 में उज़ैर बलोच जो है वो ऊपर आया। तो उस वक्त मैंने उसको जो है, क्योंकि मैं इलाके का MNA था, तो मैंने उसको कहा सरेंडर करो और अपने पूरे गैंग के साथ करो। मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने अपने ही जो होम मिनिस्टर हैं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के पास उनका ऑफ़र लेकर गया सरेंडर होने का, और उनके 2 नुमाइंदे जो थे उन्होंने भेजे कि आप ठीक है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से, होम मिनिस्टर से हमारी जो ये बात ये मतलब करवा दे सरेंडर की, और हम सरेंडर होने के लिए तैयार है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने उनको कहा कि भाई, मेरे सामने तो नहीं कहा, बाद में उनसे मीटिंग की और कहा आप लोग जो है मेरे लिए काम करो, नबील गबोल की बातों में मत आओ और आप लोग मेरे लिए काम करो। फिर उसके बाद होम मिनिस्टर का जब एक क्रिमिनल के ऊपर हाथ होगा तो जाहिर है वो पागल हो जाएंगे, और ऐसे ही हुआ। आते ही उन्होंने जो है मुझे सबसे पहले हटाया सीन से।
मतलब मेरी लियारी के अंदर एंट्री बैंड करा दी। यानी लियारी ऐसा हो गया था जैसा वजीरिस्तान। आप गए वजीरिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत होती थी, वहां पर एक रेट होता था, लियारी ऐसे ही हो गया था। इवन आपके जो मीडिया वाले थे वो भी नहीं जा सकते थे, पुलिस वाले भी नहीं जा सकते थे। फिर उन्होंने आते ही होम मिनिस्टर से 4 SHO अपने कहने पे लगवा लिया, SP अपने कहने पे लगवा लिया, और फिर वो फ्री फॉर ऑल हो गए। तो मैंने ये बात कही पार्टी को कि भाई आप लोग ये गलत कर रहे हो, ये आप लोग के गले में पड़ेगा। तो मेरी बात नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई। और फिर जो है जुल्फिकार मिर्जा, क्योंकि उस पर ट्रस्ट भी था बहुत सारे लोगों का कि जुल्फिकार मिर्जा जो कर रहा है वो सही कर रहा है, तो जुल्फिकार मिर्जा ने ही जो है ये सब कुछ किया। और लियारी को इतना बड़ा एक मैं समझता हूँ कि लियारी के साथ जो सुलूक हुआ है उसका जिम्मेदार मैं बिल्कुल समझता हूँ, क्योंकि मैं नहीं, आप लियारी के लीडर भी हैं, वहाँ से मुंतखब भी होते रहे, सरदार भी थे, पीपल्स पार्टी का हिस्सा भी थे। तो आप समझते हैं कि ये जो उज़ैर बलोच के जराइम थे, इसमें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ही उनके सरपरस्ती करते रहे और वो इनके शरीकी जुर्म रहे? देखिए, जो JIT पिछले 2 दिन से सर्कल कर रही है सोशल मीडिया में, क्योंकि JIT जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कहा है कि हम होम डिपार्टमेंट के वेबसाइट में मंडे से लगाएंगे। मैं उसके इंतजार में हूँ, लेकिन जो सोशल मीडिया में JIT सर्कल कर रही है, मैं समझता हूँ उसमें काफ़ी चीज़ें मिसिंग हैं। अब जैसे कि मुझे पर्सनली पता है कि उज़ैर बलोच को कहा गया था कि आप जितने भी इर्द गिर्द के जो इलाकों में उर्दू स्पीकिंग रहते हैं उनको किडनैप करें और उनको मारें। और ये डायरेक्ट ऑर्डर्स जो आए थे वो होम मिनिस्ट्री से आए थे। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की तरफ से? होम मिनिस्ट्री मैं कहूँगा, मैं ज़ाहिर है उस वक्त के होम मिनिस्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा थे। ठीक। तो ये इसका गवाह जो है रहमान मलिक है, क्योंकि रहमान मलिक ने 120 के करीब लोगों को छुड़वाया था रेंजर्स की मदद से, जब वहाँ पर किडनैप करके लियारी में रखा गया था, और उसमें से कोई 15 लोगों को मार दिया गया था। और उसकी वीडियो भी आपके यूट्यूब में है जिस तरह उनको मारा गया। तो ये और बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है, कौन उनसे जाके मुलाकातें करते थे, कौन जो है उससे काम लेते थे, किसके कहने पर उसने किस को मारा, मुझे बहुत सारी चीजों का पता है। लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये JIT पब्लिक जब करेंगे और पता चलेगा क्या जो चीजें मिस कर रही हैं। क्योंकि मैंने जैसा आपको पहले कहा है, मैं उस वक्त इलाके का MNA था, मेरी एक एक चीज पे नजर थी, और मुझे जब आउट कर दिया गया और ये सोच कर के जी क्यों क्रिमिनल जो है ये हमारे काम आएंगे, आज वही क्रिमिनल जो है उनके गले में पड़ गए। नहीं, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि उस वक़्त उज़ैर बलोच जैसे लोग इस तरह के जराइम वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की सरपरस्ती और इजाज़त के बग़ैर नहीं कर सकते थे, तो क्या जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जैसा आदमी इस तरह के काम ज़रदारी साहब की इजाज़त और मर्ज़ी के बग़ैर कर सकते थे? तो अल्टीमेटली फिर इल्ज़ाम ज़रदारी साहब की तरफ नहीं जाता? मैंने जरदारी साहब को कहा था कि देखें, आप होम मिनिस्टर को समझाएं, और मैं लियारी में 1988 से MPA बनता आ रहा हूँ। मैंने हूँ अभी 6 इलेक्शन लड़ा हूँ मैं। मुझे पता है कि ये क्रिमिनल अपने बाप के भी नहीं है और ये किसी के काम नहीं आएंगे, ये हमारे गले पड़ेंगे। अब आप होम मिनिस्टर को समझाएं। मुझे जरदारी साहब ने कहा ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। लेकिन जरदारी साहब से जब मेरी दूसरी मीटिंग हुई, जरदारी साहब ने कहा भाई जुल्फ़िकार मिर्जा एक अनगाइडेड मिसाइल है और वो जो है बात को समझ नहीं रहा है। और फिर होते होते आपने देखा कि जुल्फ़िकार मिर्जा खुद जरदारी साहब के खिलाफ हुए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 2011 में और होम मिनिस्ट्री से रिजाइन किया, और बात की बात आपको पता है कि क्या होता रहा है। तो मैं पार्टी लीडरशिप का तो बिल्कुल इस पे जिक्र नहीं करूंगा कि उनकी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन जुल्फ़िकार मिर्जा किसी की नहीं सुनता था। और जुल्फ़िकार जी, मैं एक मजमूई तौर पर जानना चाहता हूँ कि ये जो कराची को रोशनियों के शहर से तारीकियों के शहर में बदल दिया गया, इसकी ज़िम्मेदारी आप क्या नहीं समझते कि ये मेन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, पीपल्स पार्टी, MQM, ANP, इन सब पे आयद होती है या नहीं होती, या इसके अलावा किसी पे आयद होती है? बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो मैं नहीं कहूँगा, पीपल्स अमन कमेटी और दीगर जो जमातें आपने नाम लिया उस वक्त एक दूसरे से ही लड़ रहे थे। और हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, खुसूसन मैं आपको कहूँ कि DG रेंजर साहब थे उस वक्त, चौधरी साहब थे, कोई उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं है। जब मैंने मीटिंग की तो मैंने कहा कि जी रेंजर्स कुछ करें, तो उन्होंने कहा जी हमें इंस्ट्रक्शन फेडरल गवर्नमेंट देती है। जिस दिन फेडरल गवर्नमेंट ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया है तो फिर हम खुद इनको देख लेंगे। तो वही हुआ 2013 में। आपने देखा जब इनको इंस्ट्रक्शन मिला तो इन्होंने नो डाउट रेंजर्स ने वाइप आउट कर लिया
लियारी गैंग वॉर को पूरी लियारी से, और एक अपनी रिट जो है लियारी में कायम कर दी। तो मैं समझता हूँ कि देखिए जिम्मेदारी इन सबकी है। जो जमातें हैं, बाद में आपने देखा कि एमक्यूएम का भी क्या हाल हुआ, और अब खुदा का शुक्र है लियारी और पूरी कराची में अमन है, लेकिन मुझे फिर खतरा है कि दोबारा से ये इमर्ज कर रहे हैं। लियारी में दोबारा से चंद लियारी गैंग वॉर के लोग आ गए, वहां पर रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसी तरीके से कराची के कुछ इलाके में आपने देखा किलिंग्स शुरू हो गई हैं। इसी तरह दूसरी जमातों के भी लोग आ रहे हैं। उनको री इमर्ज करने अगर दोबारा दे दिया तो मैं समझता हूँ जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की मेहनत है वो रायगान जाएगी। अच्छा, इस तरह के क्रिमिनल तो हर वक्त सामने आने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो कराची की जमातें हैं, सियासी जमातें, वो भी तायब हो गई हैं इस तरह के लोगों की सरपरस्ती से, दिल से तायब हो गई हैं, या कि नहीं अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी वो एलिमेंट या वो ख्वाहिश और वो जज्बा मौजूद है? देखिए, एक ड्राई क्लीनिंग का लॉन्ड्री तो लगाया गया यहाँ पर। मैं पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो क्राइम में इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन बाद में वो आके कराची में बैठ गए और सियासी जमात भी नहीं बना ली, और फिर अपने आप को जो है एक बड़े शरीफ फरिश्ता नुमा इंसान बनाने की उन्होंने कोशिश भी की। पिछली इलेक्शन में बुरी तरह हारे भी हैं। ऐसे बिल्कुल लोग हैं जो 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 उन जमातों में थे, जमातें छोड़कर उन्होंने नई जमातें बना ली, और उन्होंने सिर्फ जमात छोड़ा लेकिन उन्होंने अपने हरकतें नहीं छोड़ी हैं। तो मैं इसलिए बार बार ये बात कर रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जो क्राइम में इन्वॉल्व रहे हैं। वो क्रिमिनल ही रहेगा। क्रिमिनल का देखिए, इनको सीधी उंगली से जो है ना कभी घी नहीं निकलता है। इनको अगर क्रिमिनल्स को दोबारा मौका दिया, ये फिर रीइमर्ज करेंगे फिर। अच्छा, और एक जिनकी तरफ आपने इशारा किया वो ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी ये जो एमक्यूएम पाकिस्तान है, ये अभी भी एमक्यूएम लंदन के साथ दरपर्दा इनकी हमदर्दियाँ है या राब्ता है। आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है? ये उनका इल्ज़ाम है या इसमें कोई हकीकत भी है? देखिए, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि कुछ है लोग इनके अंदर जिनके राब्ते बिल्कुल है, और उनको ये कहा गया कि अच्छे वक्त का इंतज़ार करें। जब उनको ये भी कहा गया 1992 में ऑपरेशन हुआ, उसके बाद फिर हमने री इमर्ज किया दोबारा, तो इसलिए कुछ लोग जो है ओपनली उनके खिलाफ बातें भी नहीं करते हैं, और वो लोग बिल्कुल हैं, लेकिन वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी हमारी कोई उनसे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो उनके साथ अभी तक जो ताल्लुकात है उनका लंदन वालों से और राब्ते में है। बहुत शुक्रिया सरदार नबील गबूल साहब, हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो जनाब शाही सईद साहब अवामी नेशनल पार्टी का मौक़िफ़ देने के लिए हमारे साथ होंगे। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किए हैं अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर जनाब शाही सईद साहब ने। शाही सईद साहब, ये जो उज़ैर बलोच की रिपोर्ट सामने आई है, आप क्या समझते हैं कि ये पीपल्स पार्टी की क़यादत के बग़ैर ये काम हो सकता था? सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस किस्म के जो केस होते हैं ये कई सालों तक होते हैं, फिर रखते क्यों, पेश क्यों नहीं करते हैं, यही चीज़ देर क्यों हो रही है, इतना अर्सा क्यों है। मैं तो ये समझ कि सारा जितना भी गेम है वो एक गेम का हिस्सा है। सियासतदानों को बदनाम करना या लंबा खींचना, अगर इनके साथ किसी के सलूक है, मरासिम है, तो बताते क्यों नहीं। फिर ये डरा के स्लो किश्तवार क्यों चलाते गए भाई, अगर हुआ तो जेटी पेश कर देता। इसी तरीके से अल्ताफ़ हुसैन वाली कहानी जब तक चलाना था, मैं तो 2007 में जब मैंने ये बात की थी कि ये दहशतगर्द है और राका एजेंट है, तो इसको 11 साल क्यों लगे। तो ये तो एतराज़ मुझे ये है कि अगर ऐसी चीज़ें हैं, और क्या कराची में जो अमन आया तो उसमें कितनी कुर्बानियाँ दी, लेकिन उसकी वजह उसको बरकरार रखने के लिए अगर सज़ाएँ ना हो, अदालत में ना हो, इंक्वायरियाँ ना हो, GIT ये ब्लैकमेलिंग के लिए। लेकिन जब सियासी जमातें इस तरह के लोग रखें तो फिर कोई क्या करे? आप लोगों ने भी तो इसी तरह के लोग रखे थे। नहीं, अल्लाह ना करे, और 2013 से ऑपरेशन शुरू है। अभी तक अब मुझे कोई एक बताए कि ANP का कोई कातिल या कोई बंदा जिसके ऊपर कोई सज़ा हो, कोई मुजरिम हो, कोई GIT, कोई एक दो बता दो। लेकिन इस रिपोर्ट में भी तो यही है ना कि असलिया की सप्लाई जब उनको होती है बलोच की, तो जी प्लाम फटान। अब चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि वो हमारे कौमियत के साथ मुंसलिक है, जैसे बाड़ा दरा, और ये बाड़ा रखा क्यों पाकिस्तान के अंदर। आपने नौशेरा में देखा, वहाँ भी बाड़ा बना हुआ है, वहाँ कपड़ा बेचो ये बाहर का तो कोई मसला नहीं, उससे निकलो तो पकड़ा जाता है। तो ये जो ड्रामे हैं, अगर ये ड्रामे ख़त्म करें, एक क्लियर कानून दे
कि भाई ये कर। इसी तरह बाड़ा बनाना, वहाँ पे असला रखना, तो वही पठानों के साथ मुंसर भाई पठान, और होता भी होगा, सप्लाई भी करता होगा, इसमें कोई शक ये नहीं। ऑपरेशंस के बाद क्या ये सौलत मिर्ज़ा, उज़ैर बलोच इस तरह के कैरेक्टर ख़त्म हो गए हैं या कि अब भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है कराची में? मैं तो समझता हूँ कि ख़त्म तो ये उस वक्त होगा कि जब इनके मास्टरमाइंडों को पकड़ा जाए। ये तो उसको ब्लैक मेलिंग के लिए रखे होते जब इनका चाहे। अब जो सौलत मिर्ज़ा था 15 साल फांसी के ऑर्डर के बाद जेल में रखा और जेल से अपना काम चला रहा था। इस चीज़ को जब जेल के अंदर मोबाइल फ़ोन ही चले और जेल के अंदर बता मांगा जाता है। आज भी कराची का बिजनेसमैन खुश नहीं है, टेंशन में कि कल हमारे पे किसको मुसल्लत करेंगे। जब तक ये चीज़ें होगा तो ये चीज़ें कहना कि भाई सब सफाई हो गई, क्लियर हो गया, हाँ वक्ती तौर पर तो क्लियर हो गया, सफाई हो गई। अभी जैसे ये एक्सचेंज पे अटैक हुआ है तो क्यों हुआ, वो ये भी तो कोई माइंड तो चल रहा है ना, कहानियाँ तो हो रही है। वो चाहे कुछ भी करे, चाहे रा करे, चाहे इंडिया करे, चाहे पाकिस्तान, कोई भी करे, लेकिन मुल्क में इसी तरीके से चीज़ें चलती है। हमें चाहिए कि हम इसके मास्टरमाइंडों पे हाथ डालें। मास्टर इमरान फारूक को कत्ल किया लंदन जैसी जगह में, जहाँ हम बरतानिया को बहुत बड़ा कानून, और वो उस केस को चला के कितने साल हो गए वो बैठा हुआ है। जिस बंदे ने उनसे काम करवाया उसका तो कुछ नहीं है। तो बदकिस्मती यही है। उज़ैर जान को इतना लंबा जब ये सारी चीज़ें थी, ये GIT किस तारीख है, मुझे वो तारीख आप बता रहे किस तारीख हुई है, कितने साल रखा, ये कोई ब्लैकमेलिंग के लिए रखा था। इसमें भी अब सरपरस्तों का जिक्र तो नहीं है ना, सिर्फ उनके जराइम का जिक्र है। देखो एक कराची में एक वक्त ऐसा जो अल्ताफ़ भाई की वजह से बदकिस्मती से ऐसा हुआ है, और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उर्दू बोलने वाले ने उठाया। उनकी बिल्कुल तो तबाह, एजुकेशन तबाह हुई है। उस वक्त से जब लोगों ने देखा कि यार मारने मराने वाला तो 25 सीटें जीत जाता है, टप्पे लगते। नबील कपूर ने खुद बोला कि मैं तो घर सोया हुआ था और मुझे 1,87,000 वोट पड़ गए, मुझे क्या पता। तो ये जब ये तय तो उन चीज़ों को रुकना था ना, अब उन चीज़ों को तो नहीं रुका। तो इसका मतलब है कि आपने बदमाश को उरूज दिया, आसमान तक पहुँचाया। आप कहते हैं आपने उरूज दिया, आपने ये किया, आपसे मुराद कौन है? हमारे इधारे। कराची पुलिस वाला MQM के खिलाफ FIR नहीं कर सकता था। एक बंदे के 3 बेटे थे, 2 बेटे मारे, उसने बोला गवाही दो, बोला भाई मेरा तीसरा बेटा भी मैं गवाही नहीं दूंगा। कुल्लम कुल्ली पुलिस ये कहती थी कि हम इस तंजीम के खिलाफ FIR नहीं काटेंगे। लेकिन आपके खिलाफ भी तो नहीं काट सकते थे ना? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा अल्लाह के फजल से 2013 से जो ऑपरेशन हुआ है, तो एक तो बता दो ना, सिंपल बता दो। तो यही मैं कह रहा हूँ ना, उनके खिलाफ तो FIR कट गई, आपके खिलाफ तो कोई भी FIR मरता ही नहीं ना। हमें तो लोगों ने बनना, जैसे चीफ जस्टिस ने बोला था कि सारी पार्टियों की मिलिटेंट विंग है, तो मैं उससे पूछता हूँ, अभी तो वो रिटायर है। अफसोस ये है कि वो आगे बताए ना कि आज हमारी मिलिटेंट विंग किधर है, बताए। 2013 से ऑपरेशन हो रहा है। आपका क्या ख्याल है कि मेरे पे कोई मेहरबानी है स्पेशल जो मुझे मेरे बंदे नहीं पकड़े? तो अगर आपका नहीं था तो आप इस तरह के लोगों से, अल्ताफ हुसैन जैसे बंदे से, और उनसे कैसे लड़ रहे थे? यार हमारा अकीदा अल्लाह पे, मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में। हमें ये चीज़ कन्फर्म था, लोग मर रहे थे। एक दिन जो एक शहीद हुआ था, MPA को शहीद किया था रहमान मलिक के दौर में, 97 पख्तूनों को मारा गया, तो हमें दिल दुखता था, हम रोते थे कि भाई जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। उस वक्त आप इस हुकूमत का हिस्सा थे, पीपल्स पार्टी के साथ, आपको क्या उस वक्त ये इल्म नहीं था कि ये उज़ैर बलोच की सरपरस्ती जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कर रहा है या वो लोग कर रहे हैं? देखो हर एक्शन का रिएक्शन था, मैं ये समझ लो हर एक्शन का रिएक्शन था। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने ये चीज़ें देखी कि अल्ताफ़ जो कर रहा है, जो जुल्म बर्बदियत कर रहा है, लोगों को मार रहा है, तो उनको बस में नहीं था, वो कंट्रोल करना उसकी बस में भी नहीं था। वरना वो तो सबसे ज़्यादा वो तो असम्बली में चखा था कि एक बंदे का। ये जो डॉक्टर इमरान फारूक के ये आप भी मानते हैं जो अभी नबील कबूल ने इल्ज़ाम लगाया कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कर रहे थे, इंतकाम में कर रहे थे, लेकिन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा इनकी सरपरस्ती कर रहे थे? देखो ये तो कन्फर्म मैं बता दूं कि रिएक्शन, हर एक्शन का रिएक्शन था। अगर उज़ैर बलोच भी बना हुआ है तो उज़ैर बलोच को भी बनाने वाला वही जो टेररिस्ट थे, बदमाश थे, जो आपने बदमाशों को हुकूमतें दी, हुकूमतों में हिस्सा दिया, तो तब जाकर के हर बंदा चाहता है कि भाई बदमाश बनो तो हुकूमत मिलेगी। बहुत शुक्रिया जनाब शहीद सईद साहब। नाजरीन, कोशिश की कि आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी आपके सामने ला सकें, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हो सके। लेकिन ये भी एक सवाल है कि वो किस हद तक कराची में स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के करीब तरीन समझे जाने वाले 2 साहिबान जब MNA मुंतखब होने के बाद बनी गाला तशरीफ़ लाए तो ख़ुद इमरान ख़ान साहब ने भी उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अच्छा आप दोनों भी मुंतखब हो गए, आप दोनों भी MNA बन गए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।